नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की घर में गला रेत कर हत्या, अमित शाह ने ली रिपोर्ट, एक्शन के दिए निर्देश। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आज राजौरी जनसभा में मास्टर स्ट्रोक से विरोधियों को ढेर करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरावल और पहाड़ी समुदाय के लोगों से मिले गृह मंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन, विजयदशमी की शोभा यात्रा भी निकाली। दशहरा रैली से पहले शिंदे और ठाकरे गुट का एक दूसरे पर तंज, वीडियो करके जारी किया वार। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सोमवार देर रात एक बड़ी घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक हेमंत लोहिया की यहां उनके निवास पर किसी ने गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस को उनके घरेलू सहायक पर शक है, जो अभी फरार चल रहा है। बता दें, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया है कि घरेलू सहायक घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू कर दी है। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्हें हेमंत लोहिया मर्डर के मामले में जम्मू कश्मीर के डीजीपी से पूरा रिपोर्ट लिया है। इसके साथ ही आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि 1992 बेंच के आईपीएस अधिकारी हेमंत लोहिया शहर के बाहरी इलाके में अपने उदयवाला निवास स्थान पर मृत मिले हैं। जब पुलिस की टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी तो उनका गला रेता हुआ था और वारदात स्थल को प्रथम दृष्टया देखकर लागू कर दिया गया था। बता दें कि उन्हें संदिग्ध हालत में पाया गया था और फिलहाल लोहिया का नौकर मौके से फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। और वहीं लोहिया के घर पर फोरेंसिक और अपराध जांच दल ने भी निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक उनके कमरे में टूटी हुई बोतल मिली है और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार अपने वरिष्ठ अधिकारी की मौत पर दुख प्रकट करता है। बता दें कि लोहिया को अगस्त में पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। वहीं हेमंत की मौत की खबर सुनकर उनके परिवार वालों का रो रो कर फिलहाल अभी बुरा हाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। सूत्रों की माने तो आज अमित शाह राजौरी की जनसभा में जम्मू कश्मीर के एक बड़े तबके पहाड़ी समुदाय को बड़ी सौगात दे सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि वो पहाड़ी समुदाय को एसटी स्टेटस दिए जाने की कई साल से चली आ रही मांग पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो ये फैसला बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। माना जा रहा है कि अगर पहाड़ी समुदाय को एसटी का स्टेटस मिलता है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल पहाड़ी समुदाय जम्मू कश्मीर के करीब 5 जिलों में प्रभाव रखते हैं, जबकि करीब 10 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जो सीधे तौर पर इनसे प्रभावित होती हैं। ऐसे में इस फैसले का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा और बीजेपी को सीधे फायदा मिल सकता है। एक तरफ पहाड़ी समुदाय को एसटी घोषित करने से बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ इस फैसले से नुकसान भी पहुंच सकता है। दरअसल वो एसटी स्टेट्स वाली कई जातियां, खासकर गुज्जर और बकरवाल, इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह इन समुदाय के प्रमुख लोगों से अलग अलग मुलाकात करने के विचार कर रहे हैं। मालूम हो कि पहाड़ी बोलने वाली करीब 4 लाख से ज्यादा आबादी 1965 से इस बात की मांग कर रही है कि उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाए। सूत्रों की माने तो 1965 में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से स्टेटस दिए जाने की लिए लगाई गई जातियों की लिस्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजी गई थी, जिसमें गुज्जर, बकरवाल और अन्य जातियां शामिल थी और उस समय कांग्रेस की भी सरकार थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार की शाम 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और उनके दौरे के मद्देनजर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। बता दें, यहां पहुंचने के बाद शाह ने राजभवन में 5 समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिख और राजपूत समुदाय के लोग शामिल हैं। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राजौरी की सभा से पहाड़ी समुदाय को एसटी का स्टेटस
दिए जाने की घोषणा कर सकते हैं। ये घोषणा बीजेपी के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। पहाड़ी समुदाय 10 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं। पहाड़ी समुदाय के लोग एसटी समुदाय में शामिल किए जाने को लेकर लंबे समय से मांग करते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि बीजेपी पहले से ही इस मांग को पूरा करने का वादा कर चुकी है और पहाड़ी समुदाय के लोग जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ में, वहीं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में रहते हैं। अमित शाह राजौरी में रैली करने वाले हैं और माना जा रहा है कि अमित शाह राजौरी की रैली से पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल कराने का ऐलान करेंगे। बता दें कि हालांकि गुज्जर और बकरवाल पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल किए जाने पर विरोध जताते हैं। एजेंसी के मुताबिक जम्मू में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के छात्रों ने इस संबंधित फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया है। नए नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में समुदाय के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया है और विधानसभा में कुल 9 सीटें एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। दक्षिण कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल समुदाय ने धमकी दी है कि अगर पहाड़ियों को आरक्षित दिया जाता है तो वो इसके विरोध में अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवमी को सुबह 8 बजे गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। बता दें कि वो पूजन गोरक्षपीठ ध्वर के रूप में किया था और इस खास मौके पर सुबह से ही गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ की आयोजनों के साथ उत्सव का माहौल बना रहा और कन्या पूजन के बाद भंडारा और अन्य कार्यक्रम होगा। बता दें कि दोपहर 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर रामलीला मैदान तक जाएंगे। इस दौरान हर धर्म और समुदाय के लोग रास्ते भर उनका स्वागत करेंगे और वर्षों से चली आ रही गोरक्षपीठ की परंपरा का निर्वहन करते हुए वो रामलीला मैदान पहुंचकर भगवान श्री राम का राज तिलक भी करेंगे। इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर वापस पहुंचने के बाद सहभोज का आयोजन होगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि की मान से रविवार रात को गोरखनाथ पीठ मंदिर के शक्तिपीठ में पूरे विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजन किया था। बता दें वही रविवार शाम को गोरखपुर पहुंचे थे। अष्टमी पर पूजा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेदी पर उगे जो के पौधे को वैदिक मंत्रों के बीच काटा और हवन की वेदी पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि देवता का आवाहन करते हुए सीएम ने लोक मंगल की कामना की। सीएम विजयदशमी तक गोरखपुर में ही रहेंगे। बता दें कि विजयदशमी पर हर बार की तरह इस साल भी गोरखनाथ मंदिर में लगने वाली संतों की अदालत में गोरक्षपीठ योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका में रहेंगे और इस अदालत में वे संतों के आपसी विवाद सुलझाएंगे और साथ ही विजय शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। गोरखनाथ मंदिर की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गोरक्षपीठ में विजयदशमी का दिन एक और मायने में भी खास होता है। इस दिन यहां संतों की अदालत लगती है और गोरक्षपीठ दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। दशहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट अभी भी आमने सामने हैं। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति दी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रैली करेगा और 5 अक्टूबर को होने वाली इस दोनों रैलियों से पहले शिवसेना के दोनों गुटों ने रैली के वीडियो टीजर जारी कर एक दूसरे पर तंज कसते हैं। बता दें कि शिव गुट ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियो जारी करते हुए बॉम्बे कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में लोगों से आने का आह्वान किया। इस वीडियो में बाल ठाकरे की आवाज है जिसमें कहा गया है कि शिवाजी शिवसेना और हिंदुत्व का भगवा झंडा फहराता रहेगा और साथ ही यह भी बताया गया है कि सभा के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रेरणादायक भाषण दिए जाएंगे और टीजर में पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके प्रयासों की सराहना करने पर भी जोर दिया गया है। शिव गुट ने ठाकरे गुट की तुलना करते हुए वीडियो में परोक्ष हमला किया और बताया कि दूसरा गुट विश्वासघात, मर्दांगनी जैसे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेगा और उनके टीजर की शुरुआत उद्धव ठाकरे की आवाज से होती है जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के हवाले से कहा कि कभी भी पीछे से वार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई करता है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इस आयोजन के ऐतिहासिक बताते हुए शिवसेना नेता ने जोर देकर कहा कि उनके पास अपने लिए कुछ नहीं बचा, केवल वो एक शक्ति है जो लोगों ने उन्हें दी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश में सबसे भ्रष्ट करार दिया और कहा कि कमीशन लेने की शिकायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत जोड़ो यात्रा के 26वें दिन की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी पुराने मैसूर शहर की सड़कों से गुजरे और जो 10 दिवसीय दशहरा उत्सव के लिए सजाई गई थी। पदयात्रा कर मांडला पहुंचे और यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों का जमावड़ा सा लग गया। यात्रा के तहत कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अब तक 600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जा चुकी है और मैसूर में ढोल की थाप के बीच यात्रा आगे बढ़ी। पारंपरिक परिधान पहने कलाकार कांग्रेस नेता के साथ चल रहे थे और राहुल गांधी ने रास्ते में समर्थकों के साथ मिलते और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मांड्या के पडपुरा बस अड्डा पर एक जनसभा को संबोधित भी किया। वहां उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में ये 40% कमीशन सरकार सबसे रिश्वत ले रही है और इससे सर्वाधिक पीड़ित किसान, मजदूर, छोटे कारोबारी और सूक्ष्म और मंझोले उद्यम है और उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरे देश में सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है। यहाँ की बीजेपी सरकार 40% कमीशन ले रही है। कर्नाटक के ठेकेदार ने प्रधानमंत्री को कमीशन के बारे में एक पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही जवाब दिया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ तक कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा गया और एक हालिया उदाहरण एक ठेकेदार द्वारा आत्महत्या कराना है और जो बीजेपी का एक नेता हुआ करता था और उसने कमीशन नहीं दे सकने के कारण ये कठोर कदम उठाया। बता दें, उन्होंने लोगों से नफरत की राजनीति और देश में बीजेपी द्वारा की जा रही हिंसा के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की और साथ ही दशहरा उत्सव की भी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। राहुल गांधी ने रविवार रात मैसूर में मूसलाधार बारिश के बीच एक जनसभा को संबोधित भी किया था और भीगने के बाद भी अपना भाषण उन्होंने जारी रखा था। राजस्थान में जारी राजनीतिक खींचातान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति गुणा भाग का खेल है, जहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये बयान उन्होंने राजधानी जयपुर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में एक कार्यक्रम में दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि कई न्यूज चैनल ने अपने विचार के मुताबिक खबरें चलाई जिससे उनके छवि का नुकसान हुआ और किसी का कोई फायदा भी नहीं हुआ। बता दें कि राजनीति गुणा और भाग का खेल है। कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो नहीं दिख रहा होता है वो सच होता है। 25 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने से राजनीतिक संकट पैदा हो गया था और इस बैठक को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के लिए गहलोत के संभावित उम्मीदवार के मद्देनजर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद के रूप में देखा गया था। राजस्थान में इस बैठक के लिए एआईसीसी महासचिव अजय माकन और राज्यसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक के रूप में सीएलपी की बैठक के लिए भेजे गए थे, लेकिन गहलोत गुट के विधायकों ने बगावत कर दी थी और 25 सितंबर को नया सीएम चुने जाने की बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले गहलोत के वफादार विधायकों ने राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर समांतर बैठक की थी और सीएलपी बैठक का बहिष्कार किया था। बता दें कि गहलोत गुट के विधायकों का कहना था कि जुलाई 2020 में राजनीतिक संकट के दौरान जिन लोगों ने गहलोत गुट का समर्थन किया था उनमें से ही किसी को सीएम चुने जाए या ना कि सचिन पायलट। बीते कुछ दिनों से हार्ट अटैक से मौत के वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो गुजरात से भी सामने आया है जिसमें एक युवक की गरबा खेलते खेलते दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और ये युवक आंध्र जिले के तारापुर की शिव शक्ति सोसाइटी में रहता था और इसकी उम्र महज 21 साल की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तारापुर की शिव शक्ति सोसाइटी में नवरात्रि के अवसर पर पूरे 9 दिनों तक गरबा का आयोजन होता है और 30 सितंबर की रात के वीरेंद्र सिंह राजपूत नाम का एक युवक भी गरबा खेलने रहा था और इस दौरान कई लोग गरबा का वीडियो भी बना रहे थे और तभी अचानक से वीरेंद्र गरबा खेलते खेलते जमीन पर गिर पड़ा। आनंद फानन में उस अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचकर पता चला कि वीरेंद्र ने रास्ते में
में ही दम तोड़ दिया था। डॉक्टर का कहना था कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई है और हंसते खेलते माहौल में वीरेंद्र की अचानक मौत से परिवार में मातम छा गया। और वीरेंद्र के पिता मौरज गांव के प्राथमिक स्कूल में प्रधानाचार्य हैं और वो 2 भाइयों में छोटा था। बता दें कि सेहत में फिट होने के बाद भी वीरेंद्र को अचानक से दिल का दौरा पड़ता रहा और उसकी मौत हो गई, जिसका वीडियो दिखाई देता है। और गरबा खेलते हुए वीरेंद्र कुछ असहज महसूस तो करता है, लेकिन वो रुकता नहीं। सीधे तौर पर यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बता दें कि आखिरी में उसकी सांसें रुक जाती हैं। हाल ही में जम्मू जिले के बिश्वा तहसील में जागरण मंच पर डांस करते हुए 19 साल के योगेश गुप्ता की मौत हो गई थी और योगेश मंच पर मां पार्वती और सती का रोल निभा रहे थे। बता दें कि वो काफी देर से डांस कर रहा था और जब वो गिरा तो कुछ देर तक लोगों को समझ नहीं आया और बाद में डॉक्टर के पास गया तो वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है और बता दें कि डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी हुई है। मुलायम सिंह के लिए देश भर में दुआओं का दौर लगातार जारी है। सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद शनिवार को उन्हें भर्ती कराया गया था। बता दें कि पहले प्राइवेट वार्ड में रखा गया, बाद में ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन अब क्रिटिकल केयर सेंटर में शिफ्ट करा दिया गया है। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल ने एक बयान में कहा है कि मुलायम सिंह अभी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में की क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं और विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज कर रही है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन सूद और डॉक्टर सुशील कटारिया की निगरानी में उनका इलाज लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल नेता जी का हाल जानने के लिए कल मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। इसके साथ ही उनके भाई शिवपाल यादव और कुछ अन्य बड़े नेता भी अस्पताल पहुंचे थे। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव बहू डिंपल यादव अस्पताल पहुंचे थे और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी उनके हालचाल जानने के लिए अस्पताल परिसर पहुंचे थे और उन्हें अस्पताल नहीं आने की सलाह दी गई थी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव से बात कर उनके पिता का हालचाल पूछा था। सूत्रों के अनुसार मोदी ने अखिलेश यादव का आश्वासन दिया और कहा, हर संभव मदद और सहायता उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार हैं। राष्ट्रीय राजधानी में साफ सफाई के रखरखाव में भारतीय जनता पार्टी की विफलता के विरोध में आम आदमी पार्टी यहां लगभग 3,500 स्थानों पर कूड़ा से बने रावण के पुतले जलाएगी। बता दें कि राजेंद्र नगर से आप के विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि आपके नेता और समर्थक अलग अलग स्थानों पर पुतले जलाने के बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग करेंगे। जब कहा गया कि खुले में कूड़ा जलाना गैर कानूनी है तो इसी तरह के प्रदर्शन से वायु प्रदूषण बढ़ेगा। बता दें तो पाठक ने कहा कि ये केवल एक प्रतीकात्मक कार्रवाई होगी। दिल्ली की 3 तत्कालीन नगर निगम पर बीजेपी का शासन था और उनका मई में एकत्रीकरण कर दिया गया था। उनका नाम दिल्ली नगर निगम कर दिया गया था। बता दें आपके आरोप पर एमसीडी या बीजेपी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। पाठक ने कहा कि दिल्ली बहुत गंदी है और आप जहां भी जाएंगे आपको कचरा दिखाई देगा। 3 कूड़े के पहाड़ पहले से ही है, जबकि बीजेपी कूड़े के 16 और पहाड़ बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में कूड़ा बीजेपी की असमक्षा और नाकामी का प्रतीक बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप सांकेतिक विरोध करते हुए कल दिल्ली में करीब 3,500 स्थानों पर कूड़े से बने रावण का पुतला फूकेंगे। दशहरा पर राक्षस राजा रावण के पुतले जलाए जाते हैं जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इस साल 5 अक्टूबर को दशहरा पड़ेगा और पाठक ने कहा कि पुतला फूकने के बाद पार्टी के नेता और समर्थक नगर निगम के चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है और बता दें कि बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण फसल क्षति का मुआवजा मिल गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खेतों में 202.64 करोड़ की राशि जारी की है और 19 जिलों के प्रभावित किसानों को सिंगल क्लिक के जरिए राशि भेजी गई है। और राहत राशि वितरण कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से प्रभावित किसानों का हालचाल भी जाना और उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है और भगवान ना करे कि कभी कोई ऐसा संकट आए, लेकिन आ भी जाए तो उसके लिए हम निपटेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश में मेरा मंदिर है और प्रदेश में रहने वाली जनता भगवान है। जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने मानसून से पहले ही आपदा प्रबंधक और राहत की योजना बना ली थी। हमने प्रबंधक तंत्र को तैयार रहने के निर्देश भी दिए थे। इसी के लिए प्राकृतिक संकट के समय शासन ने भी देर नहीं की। मैं जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि संकट में तत्काल मौके पर पहुंच गया और उन्होंने राहत और बचाव कार्य में भी मदद की। सर्वे के विषय में पहले शिकायतें आती थी और अब पटवारी ने गड़बड़ की थी। मध्य प्रदेश सरकार के नशाबंदी अभियान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तीखा हमला किया है। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि जिसकी सरपरस्ती में पिछले 18 सालों में नशे का कारोबार फल फूल रहा था, आज वो नशे के अवगुण बता रहे हैं। और उन्होंने बताया कि हमला करते हुए ये भी कहा कि जिस शिवराज सरकार में आज जो शराब सस्ती कर घर घर पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया गया है, वो आज नशे को लेकर बड़ी बातें कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बड़ा आश्चर्य है। सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से सरकार है, जिनकी सरकार में नशे का व्यापार खूब फला फूला और वो आज नशे पर उपदेश दे रहे हैं, नशे के अवगुण बता रहे हैं, नशे से होने वाले अपराध बता रहे हैं और नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई का संकल्प ले रहे हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में शिवराज सरकार में अवैध जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। हमने शिवराज सरकार में वो समय भी देखा है जब कोरोना काल में सभी चीजें बंद थी और यहाँ तक कि धार्मिक स्थल भी बंद थे, लेकिन शराब की दुकानें बदस्तूर लगातार और चालू थी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज नशे का व्यापार खुलेआम चल रहा है। बड़ी संख्या में युवा इसकी चपेट में आते भी नजर आ रहे हैं। तो कमलनाथ ने सीधे तौर पर यह तंज कसा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान के लिए एक ग्रीन वॉर रूम का शुभारंभ किया है। इस वॉर रूम से वायु प्रदूषण की 24 घंटे निगरानी होगी और इस ग्रीन रूम का शुभारंभ करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ये वॉर रूम दिल्ली सचिवालय की 7वीं मंजिल से काम करेगा, जहां पर्यावरण वैज्ञानिकों और अन्य अधिकारियों की 12 सदस्यीय टीम तैनात की जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने आज से एडवांस ग्रीन रूम वॉर लॉन्च किया है और ये 24 घंटे काम करेगा। ये 24/7 वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि संशोधित GRAP के अनुसार प्रदूषण को रोकने के लिए अभी आवश्यक उपाय किए गए थे। इसके अलावा ये वॉर रूम शहर के प्रदूषण आंकड़ों का भी डेटा देगा। इसके साथ ही ग्रीन वॉर रूम को ग्रीन दिल्ली ऐप के से भी जोड़ा जाएगा और इसके बाद जनता प्रदूषण के संबंध में अपनी शिकायतें जैसे कि कचरा जलाना या किसी भी तरीके के प्रदूषण की जानकारी यहां से दे सकती है और शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभागों को समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाएगा। आवश्यक निर्देश भी जारी किए जाएंगे इसके लिए। वहीं गोपाल राय ने कहा कि अब तक राजधानी के विभिन्न इलाकों में जनता द्वारा ग्रीन दिल्ली ऐप पर 54,126 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से लगभग 90% का समाधान किया जा चुका है और अधिकतम 32,573 शिकायतें MCD से संबंधित है, जबकि PWD में 9,118 शिकायतें हैं और 3,333 शिकायतें DDA से संबंधित है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय योजनाओं की घोषणा की थी। मेट्रो में सफर करने से रोजाना यात्रा में कम समय लगता है और साथ ही प्रदूषण से राहत दिलाने में भी मेट्रो की अहम भूमिका बताई जा रही है कि दिल्ली में 392 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो परिचालन से यात्रियों के समय में सालाना करीब 26.9 करोड़ घंटे की बचत हो रही है और वहीं 2031 तक आंकड़ा 57.2 करोड़ होने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं
बता दें कि एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अगले 10 सालों में करीब 2 गुना समय की बचत होगी और साथ ही मेट्रो के इस्तेमाल से 5 लाख वाहनों के हटाने के कारण प्रदूषण में कमी आई है। इसके साथ ही वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण सड़कों पर जाम की समस्या कम हो गई है। 2019 में मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ने से करीब 4.74 लाख वाहन कम हुए थे। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की इस पहल से करीब 7 लाख टन प्रदूषकों को हटाने में भी मदद मिल रही है। कई यात्री अपने निजी वाहनों को घरों में छोड़कर मेट्रो में सफर करने लगे हैं और इससे जीवनक्षम ईंधन से चलने वाले वाहन कम हुए हैं। बता दें कि दिल्ली मेट्रो के परिचालन में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भी बड़ी कामयाबी मिली है और इससे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ साथ कार्बन क्रेडिट से भी सालाना करोड़ की कमाई हो रही है। 6 साल के दौरान डीएमआरसी 35.5 लाख कार्बन क्रेडिट के जरिए करीब 19.5 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। वहीं दिल्ली मेट्रो ने करीब 392 किलोमीटर नेटवर्क पर योजना करीब 50 लाख यात्रा हो रही हैं और फेज 4 मेट्रो के 3 कॉरिडोर पर मेट्रो सेवाएं शुरू होने से न केवल यात्रियों की सहूलियत बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण भी बेहतर होगा। इसके साथ ही सड़कों से वाहन की संख्या में कमी और सार्वजनिक परिवहन अपनाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।